गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा, बीकॉम पार्ट सेकेंड के बीएसटी पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स आयकर के बारे में आज आपको बताऊंगी। इसमें आयकर के अंतर्गत करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा और कर का भार उस पर किस प्रकार से लगाया जाएगा, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। यानी करदाता का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है और इंसिडेंस ऑफ टैक्स है वो कैसे निर्धारित किया जाए। तो इसमें आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रत्येक करदाता की गत वर्ष की आय पर वार्षिक वित्त अधिनियम एनुअल फाइनेंस एक्ट द्वारा निर्धारित दरों से आयकर लगाया जाता है। और आयकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार करदाता की गत वर्ष की कुल आय पर कुल आय का क्षेत्र गत वर्ष में उसके भारत में निवास की स्थिति पर निर्भर करता है कि गत वर्ष में उसकी निवास की स्थिति क्या है, इसका निर्धारण किस तरीके से करना है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो निवास स्थान के आधार पर सभी प्रकार के करदाताओं को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है निवासी यानी रेजिडेंट और दूसरा है अनिवासी नॉन रेजिडेंट। व्यष्टि एवं हिंदू विभाजित परिवार यानी इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में निवासी को फिर दो भागों में और बांटा गया है। यानी रेजिडेंट के लिए दो कैटेगरीज और करी गई हैं। एक है साधारण निवासी ऑर्डिनरी रेजिडेंट और दूसरा है असाधारण निवासी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो एक करदाता की निवास स्थिति मूल रूप से गत वर्ष में उसके भारत में रहने की अवधि पर निर्भर करती है और यह ज़रूरी नहीं है कि करदाता की निवास स्थिति किसी एक कर निर्धारण वर्ष में जो है वह आगामी कर निर्धारण वर्षों में भी वही रहे। तो विभिन्न प्रकार के करदाताओं की निवास स्थिति को निर्धारित करने से संबंधित नियम आयकर अधिनियम की धारा 6 में दिए गए हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगी। इसमें सबसे पहले हम लेंगे कि एक व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण हम किस तरीके से करेंगे। तो एक व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें ये देखना है कि उसके लिए कुछ शर्तें दी गई हैं और अगर वो व्यक्ति या व्यष्टि उन शर्तों को पूरा करता है तो उस आधार पर उसकी निवास स्थिति निर्धारित होगी। तो शर्त में पहली शर्त तो आधारभूत शर्तें हैं, यानी और आधारभूत शर्त ये है कि वह करदाता गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। यह ज़रूरी नहीं कि वह लगातार ही रहा हो या एक ही स्थान पर रहा हो, लेकिन गत वर्ष में उसका कुल भारत में जो निवास है वो 182 दिन या उससे अधिक होना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में वह कुल मिलाकर 365 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो और गत वर्ष में वह 60 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। ये दो आधारभूत शर्तें हैं। तो बेसिक कंडीशंस हैं कि गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो या गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। तो ये तो आधारभूत शर्त है। इसके अलावा अतिरिक्त शर्त भी है और एडिशनल कंडीशंस हैं। तो एडिशनल कंडीशन में पहली कंडीशन है कि वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। यानी जो आधारभूत शर्तें हैं उनके आधार पर वो कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में। और दूसरी अतिरिक्त शर्त है कि वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या उससे अधिक भारत में रहा हो। तो वो अतिरिक्त शर्त है। तो अब हमें देखना है कि इन शर्तों के आधार पर हम निवास स्थिति का निर्धारण कैसे करें। तो यदि साधारण निवासी कोई कराता है तो उसके लिए शर्त ये होगी कि दोनों आधारभूत शर्तों में से कम कोई एक शर्त वह पूरी करे और साथ ही साथ जो अतिरिक्त शर्तें हैं वो दोनों अतिरिक्त शर्तें भी वो पूरी करे। तो अगर कोई व्यष्टि करदाता
ये शर्तें पूरी करता है, यानी दोनों आधारभूत शर्तों में से कम एक शर्त को पूरा कर रहा है और जो अतिरिक्त शर्तें हैं उन दोनों शर्तों को वो पूरा कर रहा है, तो वो करदाता गत वर्ष में साधारण निवासी करदाता माना जाएगा। अब असाधारण निवासी के लिए हमें देखना है, तो असाधारण निवासी के लिए दोनों आधारभूत शर्तों में से कम कोई एक शर्त वो पूरी करे, ये ज़रूरी है, और दोनों अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक अथवा एक भी शर्त पूरी न करें, तो उस स्थिति में हम उस करदाता को, जो व्यष्टि करदाता है, उसको हम असाधारण निवासी कहेंगे। अब तीसरी कैटेगरी है अनिवासी, नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट के लिए है कि दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी न करें, यानी अगर बेसिक कंडीशन ही कोई गत वर्ष में पूरी नहीं कर रहा है तो वो, और अतिरिक्त शर्तें हैं उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जब बेसिक कंडीशन ही उसने पूरी नहीं की है तो अतिरिक्त शर्तों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये उसके लिए महत्वहीन हो जाता है। तो इस आधार पर हम उसे नॉन रेजिडेंट या अनिवासी करदाता कहेंगे। तो व्यष्टि की निवास स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें ये देखना है कि जो आधारभूत शर्तें हैं, जो अतिरिक्त शर्तें हैं, उनको करदाता पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इसमें कुछ स्पष्टीकरण है कि भारत में रहने का मतलब क्या है। यानी रहने का मतलब है कि भारत में किसी भी स्थान पर वो रहे। यह ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति एक ही स्थान पर लगातार रहे, वह स्थान बदल बदल कर भारत की सीमाओं में कहीं भी रह सकता है और वह भारत से बाहर भी जा सकता है, लेकिन गत वर्ष में उसके भारत में रहने के दिनों की संख्या की गिनती की जाएगी कि गत वर्ष में वो कितने दिन रहा। तो बेसिक कंडीशन के लिए पहली शर्त जो है कि गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए रहा, या गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो, और गत वर्ष में 60 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। तो हमें ये देखना है कि गिनती करने के लिए भारत में वो कितने समय रहा, भारत की सीमाओं में उसका रहना ज़रूरी है। अब भारत में रहने के दिनों की गणना के लिए भारत में आने का दिन व भारत छोड़कर जाने का दिन दोनों को ही हम इसमें शामिल करेंगे। यानी एक दिन की अवधि का मतलब 24 घंटे की अवधि है। और इसके बाद आता है कि हिंदू आबादी परिवार की निवास स्थिति का निर्धारण। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी 3 कैटेगरीज हैं, एक साधारण निवासी, एक असाधारण निवासी और एक अनिवासी। अब हिंदू आबादित परिवार की निवास स्थिति गत वर्ष में क्या रही, इसके निर्धारण के लिए भी हमें ये देखना है कि आधारभूत शर्तें और अतिरिक्त शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो पहला हम लेते हैं बेसिक कंडीशन, यानी आधारभूत शर्तें। आधारभूत शर्त पहली ये है कि हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत में स्थित हो, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त है कि हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण आंशिक रूप से भारत में स्थित हो, यानी हिंदू अविभाजित परिवार का जो नियंत्रण है या जो मैनेजमेंट है वो या तो पूर्ण रूप से भारत में स्थित रहा हो या आंशिक रूप से भारत में स्थित रहे। तो ये तो आधारभूत शर्त है। अब इसकी अतिरिक्त शर्तें हैं कि हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो। और दूसरी शर्त है कि हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक दिन भारत में रहा हो। तो ये अतिरिक्त शर्त है। अब हमें देखना है कि कोई हिंदू अविभाजित परिवार अगर दोनों आधारभूत शर्तों में से कम कोई एक शर्त पूरी कर रहा है और ही साथ दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी कर रहा है, तो वह परिवार भारत में साधारण निवासी करदाता माना जाएगा। अब असाधारण निवासी के लिए हमें देखना है, तो अगर किसी हिंदू अविभाजित परिवार के द्वारा दोनों आधारभूत शर्तों में से कम कोई एक शर्त पूरी की जा रही है और दोनों अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक अथवा एक भी शर्त पूरी नहीं की जा रही है, तो वह परिवार भारत में असाधारण निवासी करदाता माना जाएगा। तीसरा कैटेगरी है नॉन रेजिडेंट या अनिवासी। तो अनिवासी के लिए हमें देखना है कि अगर कोई हिंदू अविभाजित परिवार ऐसा है जो कि दोनों आधारभूत शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं कर रहा है,
और अतिरिक्त शर्तों में अगर उसने आधारभूत शर्तें पूरी नहीं की तो अतिरिक्त शर्तें अगर वो पूरी नहीं हो रही है तो भी वो महत्वहीन होगी। तो आधारभूत शर्तें पूरी होना ज़रूरी है, अतिरिक्त शर्तें पूरी होने के लिए उसको नहीं माना जाएगा। तो अगर कोई करदाता हिंदू अभाजित परिवार दोनों आधारभूत शर्तें ही पूरी नहीं कर रहा है, यानी उनमें से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं कर रहा है, तो वह परिवार भारत में अनिवासी करदाता माना जाएगा। अब बात आती है कि किसी भी हिंदू अभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण पूर्णतः भारत के बाहर स्थित हो तो वह सदैव अनिवासी ही माना जाएगा। और हिंदू अभाजित परिवार का प्रबंध व नियंत्रण परिवार के कर्ता द्वारा, हेड ऑफ द फैमिली द्वारा किया जाता है। इसलिए यदि परिवार का कर्ता भारत में रहता है तो ये माना जाएगा कि परिवार का नियंत्रण भारत में स्थित है, और यदि परिवार का कर्ता विदेश में रहते हैं तो फिर नियंत्रण भारत के बाहर माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हिंदू अभाजित परिवार साधारण निवासी भी हो सकता है, असाधारण निवासी भी हो सकता है, और भारत में अनिवासी भी हो सकता है। तो यदि परिवार के कर्ता के द्वारा जो निवास है, यानी हिंदू अभाजित परिवार का कर्ता अगर भारत में रह रहा है तो प्रबंध व नियंत्रण भारत में होगा, और यदि परिवार का कर्ता भारत से बाहर रह रहा है तो प्रबंध व नियंत्रण भारत के बाहर माना जाएगा। और अनिवासी तब होगा जबकि उस हिंदू अभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध व नियंत्रण पूर्ण रूप से भारत से बाहर स्थित हो तो वो परिवार भारत में अनिवासी करदाता माना जाएगा। अब हम अगला लेते हैं, फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति का निर्धारण। फर्म और व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति के लिए हमें ये देखना है कि कोई फर्म या व्यक्तियों का समुदाय भारत में निवासी कब होगा। तो उसके लिए शर्त यह है कि जब किसी फर्म या व्यक्तियों के समुदाय का प्रबंध व नियंत्रण पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भारत में स्थित रहा हो तो वह गत वर्ष में भारत में निवासी करदाता होगी, फर्म या व्यक्तियों का समुदाय। और अनिवासी नॉन रेजिडेंट, यानी जब किसी फर्म या व्यक्तियों के समुदाय का प्रबंध व नियंत्रण गत वर्ष में पूर्ण रूप से भारत के बाहर स्थित रहा हो तो वह फर्म अनिवासी होगी। फर्म एवं व्यक्तियों का समुदाय के लिए असाधारण निवासी वाली कैटेगरी लागू नहीं होगी, यानी ये कभी भी असाधारण निवासी नहीं होते हैं। तो अब किसी भी फर्म के मामले में प्रबंध व नियंत्रण व्यवस्था पूर्ण रूप से साझेदारों के पास होती है, क्योंकि फर्म के कार्यों का संचालन फर्म के साझेदारों द्वारा ही किया जाता है। लेकिन व्यक्तियों के समुदाय की स्थिति में प्रबंध एवं नियंत्रण व्यवस्था प्रधान अधिकारी के पास होती है। तो हमें ये देखना है कि प्रबंध व नियंत्रण अगर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत में स्थित है तो वह फर्म निवासी करदाता होगी, और यदि किसी फर्म या व्यक्तियों के समुदाय का प्रबंध व नियंत्रण गत वर्ष में पूर्ण रूप से भारत के बाहर स्थित रहा है तो वह फर्म अनिवासी होगी। कोई भी फर्म असाधारण निवासी नहीं होगी। तो ये तो था व्यष्टि की निवास स्थिति का निर्धारण, हिंदू अभाजित परिवार की निवास स्थिति का निर्धारण, और फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाएगा इसके बारे में बताया। अब उनके निवास स्थान के आधार पर कर भार किस तरीके से लगेगा, यानी टैक्स इंसिडेंस ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी कोई साधारण निवासी है तो उसे कौन कौन से इनकम पर टैक्स देना है, कोई असाधारण निवासी है तो उसको कौन कौन सी इनकम पर टैक्स देना है, और अगर कोई अनिवासी है तो उसको कौन सी आय उसकी कर योग्य होगी और कौन सी आय कर मुक्त होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं टाइप्स ऑफ इनकम। एक टेबल मैंने आपको यहाँ बना के समझाने की कोशिश की है। टाइप्स ऑफ इनकम, दूसरा है टैक्स इंसिडेंस, और टैक्स इंसिडेंस में हम ले रहे हैं साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि भारत में प्राप्त आय या प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय, चाहे वह भारत में उपार्जित हुई हो अथवा भारत के बाहर उपार्जित हुई हो, यानी अगर किसी करदाता को गत वर्ष में कोई आय ऐसी है जो कि भारत में प्राप्त हुई है या भारत में प्राप्त हुई
समझी जाने वाली आय है, डीम्ड इनकम है, जो कि भारत में प्राप्त हुई समझी जाएगी, चाहे उसने उसको भारत में अर्न किया है या भारत के बाहर उसने उसको अर्न किया है। तो ऐसी इनकम साधारण निवासी के लिए भी कर योग्य है, असाधारण निवासी के लिए भी कर योग्य है और अनिवासी करदाता के लिए भी कर योग्य है। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई आय या उपार्जित अथवा उदय हुई समझी जाने वाली आय, चाहे भारत में प्राप्त हुई हो अथवा भारत के बाहर प्राप्त हुई हो। यानी अगर कोई इनकम ऐसी है जिसको कि उसने भारत में अर्न किया है या भारत में ही वो आय उदय हुई है या उसने उसको अर्न किया है या अर्न हुई मानी गई है, यानी उदय हुई समझी गई है, तो चाहे वो भारत में प्राप्त हुई हो या भारत के बाहर प्राप्त हुई हो, तो ऐसी आय भी चाहे करदाता निवासी करदाता साधारण निवासी करदाता है तो भी कर योग्य है, असाधारण निवासी करदाता है तो भी कर योग्य है, और अनिवासी ने अगर भारत में कोई आय अर्न की है तो अनिवासी के लिए भी वो आय कर योग्य है। अब तीसरी कैटेगरी हम लेते हैं भारत के बाहर उपार्जित तथा प्राप्त हुई ऐसी आय जो भारत में नियंत्रित व्यापार से अथवा भारत में स्थापित पेशे से हो। यानी कोई आय करदाता के द्वारा भारत में अर्न की गई है या भारत में ही प्राप्त हुई है और वो आय उसको किसी ऐसे व्यापार से हुई है जिसका कि नियंत्रण भारत में स्थित है, या किसी ऐसे पेशे से हुई है जो कि भारत में ही स्थापित किया गया था। तो ऐसी आय साधारण निवासी करदाता के लिए कर योग्य है, असाधारण निवासी करदाता के लिए भी कर योग्य है, लेकिन अनिवासी करदाता के लिए वो आय कर योग्य नहीं है। यानी भारत के बाहर उपार्जित की गई है या प्राप्त हुई है, लेकिन वो किसी ऐसे व्यापार या पेशे से हुई है जिसका कि नियंत्रण भारत में है, तो वो साधारण निवासी और असाधारण निवासी के लिए तो कर योग्य है, लेकिन अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं है। चौथी कैटेगरी है भारत के बाहर उपार्जित तथा प्राप्त हुई ऐसी आय जो भारत के बाहर नियंत्रित व्यापार से अथवा भारत के बाहर स्थापित पेशे से हो। यानी अगर किसी करदाता को गत वर्ष में कोई ऐसी आय हुई है जो कि भारत के बाहर उपार्जित की गई है, यानी भारत के बाहर उसने अर्न की है या भारत के बाहर उसने प्राप्त की है, और वो किसी ऐसे व्यापार या पेशे से आय है जिसका कि नियंत्रण भारत के बाहर स्थापित है, तो ऐसी स्थिति में ये आय केवल साधारण निवासी के लिए ही कर योग्य है, अनिवासी और असाधारण निवासी के लिए कर योग्य नहीं है। और फिफ्थ कैटेगरी, पांचवी कैटेगरी है गत कई वर्षों की विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई हो। यानी गत वर्ष से पूर्व के वर्षों की कोई विदेशी आय है जो कि उसने भारत से बाहर प्राप्त की है या अर्जित की है, जैसी भी है, और वो आय गत वर्ष में भारत में लाई गई है, तो वो साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी तीनों के लिए ही कर योग्य नहीं होगी। तो ये था इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब आता है कि आय के जो विभिन्न प्रकार हमने यहाँ देखे कि भारत में प्राप्त हुई आय, तो भारत में इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, यानी इससे आशय क्या है। तो भारत में प्राप्त हुई आय यानी प्रथम प्राप्ति आय की कहाँ हुई है, हमें ये देखनी है। यदि आय पहली बार भारत में करदाता या उसके प्रतिनिधि को प्राप्त होती है तो ऐसी आय भारत में प्राप्त हुई आय होगी, चाहे वह विदेश में उपार्जित हुई हो या भारत में। और यदि कोई आय एक बार विदेश में प्राप्त हो चुकी है और बाद में उस आय को भारत में लाया जाए या भेजा जाए तो वह आय भारत में प्राप्त हुई आय नहीं मानी जाएगी, यानी वो आय विदेश में प्राप्त हुई आय होगी। अब बात करते हैं भारत में प्राप्त हुई समझे जाने वाली आय, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। यानी कुछ आय ऐसी हैं जो कि गत वर्ष में करदाता को वास्तव में प्राप्त नहीं होने पर भी आयकर अधिनियम की धारा 7 व 8 के अंतर्गत गत वर्ष में प्राप्त हुई समझी जाती है। इसमें आता है कि गत वर्ष में कर्मचारी के प्रमाणित भविष्य निधि में जमा वार्षिक वृद्धि की राशि, इसमें नियोक्ता का अंशदान वेतन के 12% से अधिक है तो आधिक्य को आय माना जाता है, और इस खाते पर प्राप्त ब्याज की दर 9.5% से अधिक है
तो 9.5% से अधिक ब्याज की राशि आय मानी जाती है। तो किसी भी कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जमा होता है उसमें वार्षिक वृद्धि भी होती है, लेकिन वो वृद्धि यानी प्रमाणित भविष्य निधि का या प्रोविडेंट फंड का पैसा जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसके बाद उसको मिलता है, इसलिए ये प्राप्त हुई समझी जाने वाली आय की कैटेगरी में शामिल होता है। यानी प्राप्त वास्तव में नहीं, उसको उस समय नहीं मिल रही है, लेकिन उसके खाते में वो जमा हो रही है और वृद्धि हो रही है। और या फिर अप्रमाणित भविष्य निधि कोष को प्रमाणित भविष्य निधि बनाए जाने पर उसमें हस्तांतरित शेष की राशि, यह भी इसी कैटेगरी में आती है। और किसी भी आय का भुगतान करते समय उद्गम स्थान पर काटी गई आयकर की राशि। तो ये 3 आय ऐसी हैं जो कि करदाता को गत वर्ष में भारत में प्राप्त हुई समझे जाने वाली आय में शामिल होगी। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट है भारत में उपार्जित या उदय हुई आय, यानी इनकम एक्रूड और अरोज इन इंडिया। जब आय को प्राप्त करने का अधिकार करदाता के पास निहित हो जाता है, चाहे उसे प्राप्त हुई है या नहीं, तो ऐसी आय को उपार्जित या उदय हुई आय समझा जाता है। यानी जो आय करदाता को प्राप्त करने का अधिकार मिल गया है, तो वह चाहे उसे वास्तव में उस समय प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, लेकिन वो ऐसी आय उपार्जित या उदय हुई आय समझी जाती है। और लास्ट पॉइंट है भारत में उपार्जित हुई या उदय हुई समझे जाने वाली आय। भारत में उपार्जित या उदय हुई समझी जाने वाली आय से मतलब ऐसी आय से है जो कि नियमानुसार अर्थात कानून द्वारा उपार्जित हुई मानी जाती है, लेकिन वास्तव में वह उपार्जित नहीं हुई है। तो ये था करदाता की निवास स्थिति का निर्धारण हमें किस तरीके से करना है, और निवास स्थिति का निर्धारण करने के बाद कौन सी आय उनके लिए कर योग्य होगी और कौन सी आय उनके लिए कर मुक्त होगी। तो 3 तरह के करदाता हमने यहाँ पढ़े, व्यष्टि, हिंदू विभाजित परिवार और फर्म एवं व्यक्तियों का समुदाय। और व्यष्टि और हिंदू विभाजित परिवार के लिए 3 कैटेगरी हैं, निवासी, साधारण निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी। और फर्म के लिए 2 ही कैटेगरी है, निवासी और अनिवासी। और कौन कौन सी आय कर योग्य है ये मैंने अभी आपको बताया। तो ये करदाता की निवास स्थिति के आधार पर ही उस पर टैक्स की गणना, उसकी आय कर योग्य आय की गणना की जाती है, और कर योग्य आय की गणना करने के बाद ही उस पर टैक्स की गणना की जाती है।